नमस्कार, वेलकम बैक। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में आज नए विषय पे हम लोग डिस्कस करेंगे और आज का हमारा विषय है भारत के अगले नए मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति से संबंधित। आप जानते हैं कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उन्होंने एक नए नाम की सिफारिश कर दी है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। भारत में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन है। तो इसी के संबंध में कुछ करंट की बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं क्या निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश की। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। जो नाम सुझाया गया है मुख्य न्यायाधीश के तरफ से वो अगला नाम है संजीव खन्ना का। ये वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में। 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे और तब से लेकर के ये कार्य कर रहे हैं। तो वरिष्ठतम है, तो इन्हीं का नाम सुझाया गया है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के द्वारा। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस खन्ना भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालेंगे, यानी जस्टिस चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश थे और अगले नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो संजीव खन्ना होंगे। तो इनका नंबरिंग क्या होगा? तो इनका नंबरिंग 51 होगा। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। कब समाप्त होगा? 10 नवंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो 11 नवंबर को अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी, उनका शपथ होगा। तो यहाँ पर जस्टिस खन्ना 11 नवंबर को सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार संभालेंगे और 13 मई 2025 तक यानी 183 दिनों तक अपने पद पर रहेंगे। तो इनका कार्यकाल बहुत छोटा है, केवल 183 दिनों का होगा। कारण उसका यह है कि भारत में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही रह सकते हैं। तो इनका 65 वर्ष की आयु 13 मई 2025 को पूरा हो जाएगा। तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका जो समय है वो बहुत छोटा होगा। तो ये 11 नवंबर 2024 को अपना पदभार संभालेंगे और 13 मई 2025 तक ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कुछ और आंकड़ों को। आगे देखिए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकन करवा के कानूनी करियर की शुरुआत की थी। तो इन्होंने अपना कानूनी करियर कब आरंभ किया था? 1983 में। और दिल्ली के बार काउंसिल में इन्होंने नामांकन कराया और वहीं से ये लॉयर का काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जस्टिस खन्ना 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एडिशनल जज के रूप में नियुक्त हुए और 2006 में परमानेंट जज बने, यानी जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में ये नियुक्त हो जाते हैं। तो ये इनका कैरियर रहा है। इन्होंने वकील के रूप में नामांकन कराया था 1983 में। 2005 में एडिशनल जज बनते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में और 2006 में ये परमानेंट जज हो जाते हैं और 2019 में इनको बुला लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति हो जाती है और तब से लेके 2024 तक यानी अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। तो अगले न्यायाधीश के रूप में इन्हीं को नियुक्त करने की सिफारिश वर्तमान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। इसकी जानकारी कैसे मिली है? तो जस्टिस संजीव खन्ना के सीजीआई के रूप में नियुक्ति की जानकारी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदान की गई है। तो इस समय जो कानून मंत्री हैं उनके द्वारा इसकी जानकारी दी गई कि अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसका नामांकन आया है। तो ये जस्टिस खन्ना का है। संजीव खन्ना के रूप में ये अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। आगे देखते हैं कुछ और चीजें। अगर आप संविधान में जाएंगे तो संविधान में देखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है उसके संबंध में क्या प्राविधान है। तो इसके संबंध में कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 124 में, संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत में जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और एक परंपरा भी बनी हुई है इस संबंध में। परंपरा के अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही अन्य न्यायाधीशों की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता रहा है। यानी जब मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड होते हैं तो पीछे के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उसमें जो वरिष्ठतम होता है उसी को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है अन्य न्यायाधीशों के सलाह पर। तो यही सलाह यहाँ भी लिया गया और इस सलाह के माध्यम से जो नाम सामने आता है वो जस्टिस खन्ना का नाम आता है, तो उन्हीं को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव पास हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, 12 अक्टूबर को कानून मंत्रालय की तरफ से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास नए सीजीआई के अनुशंसा के लिए पत्र भेजा गया था और इसी के जवाब में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की। तो 12 अक्टूबर को कानून मंत्रालय ने एक पत्र भेजा था डीवाई चंद्रचूड़ जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है उनके पास कि अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होना चाहिए, आप सिफारिश करिए, नाम बताइए। तो उन्होंने जो नाम सुझाया है वो जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सुझाया है। ये अपने जवाब में इन्होंने सिफारिश किया हुआ है। कार्यकाल की अगर आप बात करोगे कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल क्या है, तो ये अधिकतम 6 वर्ष है या 65 वर्ष की आयु तक। तो अधिकतम 6 वर्ष तक ये अपने पद पे रह सकते हैं, लेकिन अधिकतम जो आयु है वो 65 वर्ष की आयु है। तो 13 मई को इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा क्योंकि इनका 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाएगा, इसीलिए ये लगभग 6 महीने तक ही अपने पद पर बने रह सकेंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें देख लेते हैं। 2019 से ही जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण फैसलों में इनका बड़ा योगदान रहा है। कई खंडपीठें जो बनाई गई विभिन्न मामलों के निर्णय के संबंध में, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें इनका योगदान रहा है उसके संबंध में देख लेते हैं। तो जस्टिस संजीव खन्ना के महत्वपूर्ण फैसले क्या क्या रहे हैं, किन किन मामलों में रहे हैं। इसमें पहला एक जो फैसला भी आया है 2024 में ही, एसोसिएशन वार सॉरी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर बनाम भारत निर्वाचन आयोग 2024 का यह मामला था। आप जानते हैं ईवीएम पर बहुत सारा विवाद चल रहा है देश में। तो ईवीएम में जो वीवीपैट सत्यापन का मामला है कि वोट डालते समय पर्ची जो निकलती है तो 100% पर्ची निकाली जाए और देखा जाए जिसको वोट दिया जा रहा है उसी को वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसी संबंध में एक याचिका दायर की गई थी। लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया क्योंकि 100% वीवीपैट का सत्यापन करना संभव नहीं है, इसमें बहुत समय खर्च होगा, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस खंडपीठ में भी जस्टिस खन्ना की हिस्सेदारी थी, ये भी इसमें एक सदस्य के रूप में थे। इसके अलावा एक दूसरा मामला आया था अभी 2024 का ही, 5 जजों की खंडपीठ बैठी थी और इसमें भी जस्टिस खन्ना थे और ये चुनावी बांड योजना को रिजेक्ट किया गया, असंवैधानिक घोषित किया गया था। आप जानते हैं कि जो चुनावी चंदा दिया जाता था विभिन्न कारपोरेट घरानों की तरफ से उसको गुप्त रखा जाता था और इसमें कुछ याचिकाएं डाली गई कि यहाँ पर इसको सार्वजनिक किया जाए। तो इन लोगों ने अपना जो आधार बनाया था कि ये निजता का आधार है, निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है, राइट्स ऑफ प्राइवेसी के अंतर्गत आता है कि हम तय करेंगे कि हम चंदा किसको देंगे और ये हमारा निजी अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने माना कि नहीं, ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है जो संविधान के अनुच्छेद 19 के पहले खंड के पहले उपखंड में वर्णित है, सूचना का अधिकार, राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब चंदा दिया जा रहा है तो सार्वजनिक होना चाहिए कि किसके द्वारा चंदा दिया गया और किस पार्टी को चंदा दिया गया, कितना दिया गया, ये बताना पड़ेगा। तो इसको खारिज कर दिया गया था। तो इसमें भी जस्टिस खन्ना एक सदस्य के रूप में थे, न्यायमूर्ति के रूप में थे। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय रहा है। तीसरे महत्वपूर्ण निर्णय पे आ जाते हैं। तीसरा जो निर्णय अभी आया था आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया गया था। इस संबंध में मामला कोर्ट में चला गया था और सुप्रीम कोर्ट में एक खंडपीठ बैठी थी। उस खंडपीठ में जस्टिस खन्ना भी थे और उसमें अनुच्छेद 370 के उन्मूलन को फेयर बताया गया कि ये संवैधानिक तरीके से हटाया गया है, इसमें कुछ भी असंवैधानिकता जैसी चीजें नहीं दिखती है, फेयर तरीके से इसको हटाया गया। इसके अलावा अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल को आंतरिक जमानत देने
वाले मामले में भी जस्टिस खन्ना एक न्यायमूर्ति के रूप में थे, एक सदस्य के रूप में थे। ये मामला हाईलाइट हुआ था। इसके अलावा आरटीआई का जो निर्णय आया था 2019 का, एक मामला बना था सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल 2019। तो इसमें यह तय किया गया था कि जो आरटीआई है उस दायरे में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर भी आएगा कि नहीं, वहां भी सूचना मांगा जा सकता है कि नहीं मांगा जा सकता। तो यह तय हुआ कि मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर भी आरटीआई के दायरे में ही होगा, यानी वहां भी सूचना का अधिकार लागू होगा, आरटीआई लगा करके सूचनाएं मांगी जा सकती हैं। और ये दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को इसके माध्यम से बरकरार रखा गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं जिसमें सदस्य के रूप में जस्टिस खन्ना रहे हैं। इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, वरिष्ठता क्रम का उल्लंघन। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं उसमें एक परंपरा रही है कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जब इस परंपरा का उल्लंघन किया गया। कब कब हुआ है ऐसा? 1950 से लेकर के 2024 तक ऐसा कब कब हुआ है उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, प्रथम सीजेआई हीरालाल जे कानिया की मृत्यु पद पर रहते हुए होने पर नेहरू जी वरिष्ठता के स्थान पर सुपरसीड करने का प्रयास किया था। जो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, 28 जनवरी 1950 को जब हमारा सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे उनका नाम था हीरालाल जे कानिया, और पद पर रहते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो नेहरू जी ये चाहते थे कि हम अपने मनपसंद का मुख्य न्यायाधीश बना दें, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश थे वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए, सारे लोग विरोध में खड़े हो गए। तो नेहरू जी को पीछे हटना पड़ा, फिर वरिष्ठता का जो क्रम है उसको फॉलो किया गया। इसके अलावा 1964 में एक बार ऐसा हुआ था, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे उस समय जस्टिस इमाम, वो बीमार चल रहे थे। इसकी वजह से इनको ऑफर नहीं किया गया, वरिष्ठता में यही आ रहे थे मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए, लेकिन उनके स्थान पर दूसरे मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, गजेंद्र गडकर जिनका नाम था। तो ये मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। तो यहाँ भी वरिष्ठता का जो क्रम था उसका उल्लंघन हुआ था 1964 में, लेकिन इसमें कोई विरोध नहीं हुआ क्योंकि ये बीमार थे। इनको अगर ऑफर भी किया जाता तो शायद ये स्वीकार नहीं करते इस पद को धारण करने के लिए। इसके बाद 2 बार और ऐसा हुआ है। 25 अप्रैल 1973 को 3 जजों को, जिनका नाम था रॉलेट, ग्रोवर और हेगड़े को छोड़कर जस्टिस ए एन रे को सीजेआई बनाया गया था। यहां पर इंदिरा गांधी के द्वारा सुपरसीड किया गया था 3 जजों को। रॉलेट थे, ग्रोवर थे और हेगड़े, ये 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। इनके पीछे के क्रम में जो न्यायाधीश थे उनका नाम था ए एन रे, लेकिन इनको सुपरसीड करके मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। कारण ये था कि ये जो बाकी के जजेस थे, ये एक केस हुआ था जिसका नाम था केशवानंद भारती का केस। इस केशवानंद भारती के केस में सरकार का पक्ष नहीं लिया था इन लोगों ने, रॉलेट, ग्रोवर और हेगड़े के द्वारा सरकार का पक्ष नहीं लिया गया था। 7-6 के बहुमत से ये निर्णय आया था। सबसे बड़ी बेंच रही है आज तक की सुप्रीम कोर्ट में, 13 जजों की बेंच बनी थी, 7-6 के बहुमत से निर्णय आया था। तो सरकार का पक्ष इन लोगों ने नहीं लिया, इसीलिए इंदिरा गांधी ने इनको सुपरसीड करते हुए ए एन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। इसके अलावा 1977 में भी एक बार ऐसा हुआ, इमरजेंसी के दौरान जस्टिस हंसराज खन्ना के स्थान पर एमएच बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो वरिष्ठता के क्रम का उल्लंघन किया गया। कई बार ऐसा हुआ, बाकी अमूमन ऐसा ही होता है कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर और अन्य न्यायाधीशों के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये अभी हाल ही का निर्णय है जो 91 राष्ट्रपति, 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका नामांकन किया गया है, और ये आगे चल करके शपथ लेंगे, भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों को इसी विषय पे डिस्कस करना था। तो संभवतः आपको सारे आंकड़े मिल गए होंगे और इससे संबंधित बनने वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे पाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।